गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू युग निर्माण सीनियर सेकेंडरी स्कूल। सो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि हम लास्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 3 फिनिश कर चुके थे। अब हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, जो कि है पदार्थ, धातु और अधातु, जिसमें हम धातु यानी मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट, लेट स्टार्ट चैप्टर नंबर 4, धातु और अधातु। आप लोहा, एल्यूमिनियम, तांबा आदि कुछ पदार्थों से परिचित हैं। कुछ पदार्थ सारणी 4.1 में दिए हुए हैं। स्टूडेंट, आपको पता है एल्यूमिनियम क्या होता है, लोहा क्या होता है और तांबा क्या होता है। आपके घर में ये सब चीज़ें तो होती होंगी, जो ये आपको टेबल में नीचे दिखाया हुआ है। अब क्या आप इन पदार्थों के नाम बता सकते हैं? जो धातु है, सारणी 4.1 में शेष पदार्थ अधातु हैं। धातुओं का अधातुओं से अंतर उनके भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर किया जाता है। स्मरण करिए कि चमक और कठोरता भौतिक गुण होते हैं। स्टूडेंट, जो अलग अलग इसमें मटेरियल्स दिए हुए हैं, पदार्थ दिए हुए हैं, उनमें कुछ तो धातु है, कुछ अधातु है। धातु को हम देखकर बता सकते हैं कि वो चमकती है, इसलिए वो धातु होती है, क्योंकि उसके अलग अलग भौतिक गुणधर्म होते हैं। जो कठोर होती है वो धातु होती है, और जो कठोर नहीं होती है वो अधातु होती है। लेकिन फिर भी उसके कुछ दिखावटी और कठोरता के आधार पर हम इसे अलग अलग पार्ट में कन्वर्ट करेंगे। धातुओं और अधातुओं के भौतिक गुण। अब हम आगे पढ़ेंगे कि इनके भौतिक गुणधर्म क्या क्या होते हैं। क्या आप अपने लोहार को लोहे के टुकड़े और लोहे से निर्मित जैसे फावड़ा, बेलचा, कुल्हाड़ी आदि को पीटते हुए देखा है? क्या इन वस्तुओं को पीटने पर आप इनके आकार में कोई परिवर्तन पाते हैं? क्या कोयले के टुकड़े को पीटने पर वैसे ही परिवर्तन की अपेक्षा करते हैं? स्टूडेंट, जैसे हम आप ये जो क्रियाकलाप है 4.1, उसमें आपको दिखाया गया है कि लोहे की एक जो कील है उसे कोयले का टुकड़ा, एक मोटे एल्यूमिनियम तार का टुकड़ा और एक पेंसिल लेड लीजिए। लोहे को कील लेकर उसे हथौड़े द्वारा पीटिए। आप क्या देखेंगे? प्रक्रम में आप स्वयं को चोट न पहुंचा ले, जोर से पीटने का प्रयास करिए। जब एल्यूमिनियम के तार पर जोर से चोट करिए। इस प्रकार का प्रक्रम कोयले के टुकड़े और पेंसिल लेड के साथ भी करिए। आप प्रेक्षणों को रिकॉर्ड करिए। आप देखेंगे कि लोहे की कील है उसको ठोकने पे क्या होता है, एल्यूमिनियम को ठोकने पे क्या होता है, और जो पेंसिल के आगे की नुक होती है उसको ठोकने पर और कोयले को ठोकने पर क्या होता है। ये आपको नीचे सारणी में लिखना है। आपने देखा कि लोहे की कील और एल्यूमिनियम के तार को पीटने पर उनका आकार परिवर्तन हो गया है। यदि उन्हें अधिक शक्ति से पीटा जाए तो उन्हें शीट में परिवर्तित किया जा सकता है। आई मीन एक पतली शीट में कन्वर्ट कर देंगे। आप संभवतः मिठाइयों को सजाने के लिए उपयोग में लाने वाले चांदी के वर्क से भी परिचित होंगे। आप एल्यूमिनियम, पन्नी पर्णिका द्वारा खाद्य सामग्री को लपेटने के उपयोग से भी अवश्य परिचित होंगे। स्टूडेंट, आपने देखा होगा कि हम जब मिठाई बनाते हैं तो उस पर चांदी के एल्यूमिनियम की जो वो परत होती है, पट्टिका होती है, उसे हम लगा देते हैं। धातुओं का गुण जिनके कारण उन्हें पीट कर शीट में परिवर्तन किया जाता है, आधात वर्धनीयता कहलाती है। स्टूडेंट, अगर हम किसी चीज़ को पीटते हैं, किसी धातु को पीटते हैं और उसकी चेंज हो जाती है, उसकी जो शीट में कन्वर्ट हो जाती है या वो चपटा हो जाता है, तो उसे हम उस गुण को हम आधात वर्णनीयता कहते हैं। यह धातुओं का अभिलाक्षणिक गुण है। जैसा आपने देखा होगा, कोयले और पेंसिल लेड जैसे पदार्थ पर गुण प्रदर्शित नहीं करते हैं। क्या हम इन्हें अधातु कह सकते हैं? कि आप बिना प्लास्टिक या लकड़ी के हत्थे वाले गर्म धातु के पात्र को स्वयं को बिना आघात पहुंचाए पकड़ सकते हैं? स्टूडेंट, अगर आपके कोई बर्तन है जिसपे आप प्लास्टिक का या लकड़ी का या फिर कोई प्लास्टिक का हत्था नहीं लगा हुआ है, तो क्या आप उस गर्म चीज़ को पकड़ लेंगे? आप नहीं पकड़ पाएंगे, शायद नहीं। क्यों? कुछ अन्य अनुभव की सूची बनाने का प्रयास कीजिए जिसमें एक लकड़ी या प्लास्टिक का हत्था आपको घायल होने से बचाता है। जब आप गर्म वस्तुओं को पकड़ते हैं तो उस अनुभव के आधार पर आप लकड़ी और प्लास्टिक द्वारा ऊष्मा के चालन के विषय में क्या कह सकते हैं? आपने एक विद्युत कर्मी को पेचकस से काम करते हुए देखा होगा। उसका हत्था किस प्रकार का होता है? क्यों? जानिए ऐसे। इस तरह स्टूडेंट, हम जो गर्म चीज़ों से बचने के लिए उस पर किसी भी बर्तन पे प्लास्टिक या लकड़ी का हत्था लगा रहता है, ताकि हमें उसको जो गर्म चीज़ होती है वो प्लास्टिक को या लकड़ी को गर्म नहीं करती है, इसलिए हम उसे इजीली पकड़ सकते हैं। इसी तरह जब लाइट का काम किया जाता है तो स्पेशली इसमें पेचकस होता है, जिससे पता चल जाता है कि उसमें करंट है या नहीं है। तो स्टूडेंट, ये आपको एक्टिविटी नंबर 4.2 दे रखी है, जो आपको सेल्फ करनी है। अब आगे दिया हुआ है
आपने पाया कि लोहे की छड़ कील और तांबे का तार सुचालक होता है, जबकि गंधक और कोयला कुचालक होता है। सुचालक का मतलब जिसमें जो करंट होता है, इलेक्ट्रिसिटी होती है, वो इजीली जा सकती है, लेकिन जिसमें करंट नहीं आता है जैसे गंधक और कोयला, वो कुचालक होते हैं। आप एल्यूमिनियम और तांबे के तारों का उपयोग कहाँ देखते हैं? क्या आपने कोयले की तार देखी हैं? निश्चित रूप से नहीं। आपने कभी कोयले की तार देखी है क्या? कोयले की तार होती ही नहीं है, तो आप देखोगे कहाँ से? धातुओं का वह गुण जिसमें यह खींचकर तारों में परिवर्तित किया जाता है, तन्यता कहलाता है। अगर हम किसी धातु को खींच सकते हैं तो उस गुण को उसे तन्यता कहते हैं। क्या आपने कभी लोहे की शीट, प्लेट या धातु का सिक्का और एक कोयले का टुकड़ा फर्श पर गिराकर उससे उत्पन्न ध्वनि के अंतर पर ध्यान किया है? यदि नहीं तो आप करने का प्रयास कर सकते हैं। जैसे स्टूडेंट, अगर आप प्लास्टिक को नीचे डालते हैं और आप एक धातु के सिक्के या किसी भी सिक्के को डालते हैं और लकड़ी को डालते हैं, तो तीनों चीज़ें जब नीचे गिरती हैं तो अलग अलग साउंड मिलता है, अलग अलग आवाज़ें आती है। क्या आप उत्पन्न ध्वनि में कोई अंतर कर पाते हैं? क्या आपने मंदिरों में लकड़ी की घंटियाँ देखी है? क्या आप इसका कारण बता सकते हैं? धातुओं से स्टूडेंट, इस तरह हम अलग अलग चीज़ों से, अलग अलग धातुओं और धातुओं से अलग अलग तरह की आवाज़ें आती है। धातुओं से बनी वस्तुओं को जब कठोर सतह से टकराया जाता है तो यह निनाद ध्वनि उत्पन्न करती है। माना आपके पास दो समान दिखने वाले डिब्बे हैं, एक लकड़ी से निर्मित और दूसरा धातु से। क्या आप दोनों डिब्बों पर चोट करके बता सकते हैं कि कौन सा डिब्बा धातु का बना हुआ है? हम बता सकते हैं जिसमें ज़्यादा साउंड आता है, ज़्यादा आवाज़ आती है, वो धातु का बना होता है, क्योंकि धातु गायन ध्वनि उत्पन्न करते हैं, अतः वह ध्वनिक कहलाते हैं। धातुओं के अलावा अन्य पदार्थ भी ध्वनिक नहीं होते हैं, क्योंकि उनसे ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। उक्त क्रियाकलाप करने के पश्चात हम कह सकते हैं कि कुछ पदार्थ कठोर, चमकीले, अधाध्वनीय, तन्य, ध्वनिक, ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं। पदार्थ जिनमें सामान्यतः वे गुण होते हैं धातु कहलाते हैं। धातुओं के उदाहरण हैं आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम इत्यादि। स्टूडेंट, इस तरह इनके जो गुण दिए हुए हैं उसके आधार पर हम धातु अधातु में डिफरेंस कर सकते हैं, भिन्नता निकाल सकते हैं। उनके विपरीत कोयले और सल्फर जैसे पदार्थ नरम हैं तथा देखने पे मलिन हैं। यह हथौड़े की हल्की सी चोट से टूटकर चूरा हो जाते हैं। ध्वनिक नहीं है क्योंकि इनमें ध्वनि उत्पन्न नहीं हो सकती, और ऊष्मा तथा धातु के कुचालक है। ये पदार्थ अधातु कहलाते हैं। अधातुओं के उदाहरण हैं सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फास्फोरस इत्यादि। तो स्टूडेंट, आपको पता चल गया होगा कि धातु और अधातु कौन कौन से होते हैं। इनके गुण के आधार पर आप धातु और अधातु में अंतर कर सकते हैं कि धातु कौन से होते हैं और अधातु कौन से होते हैं। जो कठोर होते हैं वो धातु है, जो कठोर नहीं होते वो अधातु है। जो चमकीले होते हैं अधातुवर्णीय होते हैं, इनको पीटने पर वो शीट में कन्वर्ट हो जाते हैं, चूरे में नहीं, टुकड़ों में नहीं टूटते हैं। तन्य होते हैं जिसे खींचा जा सकता है, जो ध्वनि उत्पन्न करते हैं। जो ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं वे सभी धातु होते हैं। इसके अलावा जो भी पदार्थ है वो अधातु की श्रेणी में आता है। अब हम पढ़ेंगे धातु और अधातुओं में रासायनिक गुण कि इनमें क्या क्या से गुण होते हैं। सबसे पहले आता है ऑक्सीजन से अभिक्रिया। आप आयरन पे जंग लगने की परिघटना से परिचित होंगे। जंग लगने की प्रक्रिया का स्मरण कीजिए। आपने कक्षा 7 में मैग्नीशियम रिबन के वायु में दहन का क्रियाकलाप किया है। आपने सीखा था कि दोनों प्रक्रमों में ऑक्साइड होते हैं। आयरन और मैग्नीशियम की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया पूरा कीजिए। स्टूडेंट, हमने आयरन ले लिया, आयरन को ऑक्सीजन और जल के साथ जब क्रिया करेंगे तो वो मैग्नीशियम और उसके बाद मैग्नीशियम की ऑक्सीजन से क्रिया कराते हैं, तो हमें क्या क्या मिलता है। तो स्टूडेंट, आपने लास्ट क्लास में पढ़ा होगा कि जंग कैसे लगता है। जब हम किसी भी लोहे को वो ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो उसमें जंग लगता है। तो स्टूडेंट, ये आपकी जो क्रियाकलाप है 4.3 इसमें जंग लगने के बारे में बता रखा है, वो आपको सॉल्व करना है। क्या कॉपर में भी जंग लगता है? मैंने कॉपर के बर्तनों की तरह हरा बर्तन जमा हुआ देखा है। स्टूडेंट, हाँ, कॉपर में भी जंग लगता है, लेकिन वो नीला नीला या हरा कलर का होता है। जब कॉपर के बर्तन को लंबे समय तक नम वायु में खुला रखा जाता है तो उस पर एक हल्की हरी परत जम जाती है। यह हरा पदार्थ कॉपर हाइड्रोक्साइड होता है, CuOH होल पावर 2 होता है, और कॉपर कार्बोनेट का मिश्रण होता है। जैसे हम कॉपर के बर्तन को वायु CO2, ऑक्सीजन और जल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो कॉपर हाइड्रोक्साइड बनता है, जो कि हरे रंग का पदार्थ होता है, और कॉपर कार्बोनेट बनता है। अब मैग्नीशियम रिबन के दहन के क्रियाकलाप का स्मरण करिए। मैग्नीशियम रिबन का दहन करने का प्राप्त राख को
जल से घोलकर उसकी अम्लीय क्षारीय प्रकृति जानने हेतु विलयन का मिश्रण करते हैं। स्टूडेंट, आपने पहले मैग्नीशियम रिबन के क्रियाकलाप मतलब दहन का क्रियाकलाप पढ़ा होगा। उसमें आप क्या करते हो, जब उसकी राख हमें मिलती है तो उसको जल में घोलकर उसकी अम्लीय और क्षारीयता का पता लगाया जाता है। विलयन अम्लीय है या क्षारीय है, आप किसको किस प्रकार सुनिश्चित करेंगे। आपने प्रेक्षण किया होगा कि लाल लिटमस नीला हो जाता है, इसलिए मैग्नीशियम के ऑक्साइड को प्रकृति क्षारीय होती है, जबकि सामान्यतः धातुओं ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। आइए आप धातुओं के ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया के प्रेक्षण कीजिए। स्टूडेंट, चूर्ण, जैसे आपको क्रियाकलाप 4.4 दिया हुआ है। चूर्णित सल्फर की कुछ मात्रा एक उद्दहन चमक में लीजिए और उसे गर्म करिए। आप एक चम्मच के अंदर एक चूर्णित सल्फर यानी सल्फर का चूर्ण वाला रूप लीजिए जो उसमें वो चूर्ण रूप में हो। यदि उद्दहन चमक उपलब्ध न हो तो आप किसी भी बोतल का धातु का ढक्कन भी ले सकते हैं। इसके चारों ओर एक धातु का तार लपेट दीजिए, जैसा कि चित्र 4.4 में दिखाया गया है। जैसे ही सल्फर जलना प्रारंभ हो तो चमक को एक गेज जार कांच के गिलास में ले जाइए। गिलास को एक ढक्कन से ढक दीजिए जिसमें बनने वाली गैस बाहर ना जा सके। कुछ समय पश्चात चम्मच को हटा दीजिए, गिलास में थोड़ा जल डालिए और तुरंत ढक्कन को वापस ढक दीजिए। अब गिलास को भली भांति हिलाइए। विलयन का परीक्षण क्रमशः लाल और नीले लिटमस पत्रों के से करिए। स्टूडेंट, आपको दिख रहा होगा, अब हम इसमें जब नीला और लाल लिटमस पत्र डालेंगे तो इसकी अम्लीयता और क्षारीयता का पता चल जाएगा। सो स्टूडेंट, ये आपका हाफ चैप्टर कंप्लीट होता है। बाकी का हाफ चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तब तक आप इसको अच्छे से रीड कीजिए। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।